डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा की आज की इस कक्षा में हम लीनियर इक्वेशंस यानी रेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस यानी समघात रेखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात किया जाएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Let us consider a system of m linear equations in n unknowns x1, x2, xn. मान लेते हैं हमारे पास n वेरिएबल्स x1, x2, xn में m रेखिक समीकरण है और वो समीकरण है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल टू 0, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2n xn इक्वल टू 0 अप टू am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस amn xn इक्वल टू 0। इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इन समीकरणों में जो अचर राशि है यानी राइट साइड है इन समीकरणों की वो शून्य है, 0 है और इसीलिए इन समीकरणों को हम समघात रेखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि इन रेखिक समीकरणों की अचर राशि यानी राइट साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो शून्य हो तो इन रेखिक समीकरणों को हम समघात रेखिक समीकरण कहते हैं। अब इन समीकरणों को मैट्रिक्स नोटेशन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं a11 a12 up to a1n, a21 a22 up to a2n and so on up to am1 am2 up to amn। दूसरा मैट्रिक्स है x1 x2 up to xn इक्वल टू 0 0 up to 0। इसको हम और शॉर्ट में सिम्बॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं ax इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ जो कैपिटल A है वो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैट्रिक्स कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांकों की मैट्रिक्स। जो कैपिटल X है वो इस कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो X है दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स यानी अज्ञात राशियों का स्तंभ मैट्रिक्स और 0 जो है वो है नल मैट्रिक्स। Now, if rank of A and corresponding augmented matrix are same, then system of homogeneous linear equation will be consistent and one of the solution of the system will be x1, x2 up to xn equal to 0। मतलब कि यदि A की जाति और संवर्धित मैट्रिक्स AB की जाति समान हो तो समघात रेखिक समीकरण निकाय जो होगा वो संगत होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत होगा और उसका एक हल x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn इक्वल टू 0 होगा और इस हल को ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी निरर्थक हल कहते हैं। एक बार फिर, यदि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB समान हो तो जो सिस्टम है कौन सा समघात रेखिक समीकरण निकाय जो है वो संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा और उस सिस्टम का एक सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn इक्वल टू 0 होगा और इस सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी निरर्थक हल कहेंगे। नाउ व्हेन m इज इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स and coefficient matrix A is invertible, that means determinant of A is not equal to 0, then there is a unique solution that is x1 equal to x2 equal to xn equal to 0, that means trivial solution. Now case second, when m is less than n means number of rows is less than number of unknown variables and rank of A is that means if rank of A is equal to R and which is less than equal to n, then the system may have infinite solutions। यदि पंक्तियों की संख्या अननोन राशियों की संख्या से कम हो और जो रैंक है A की वो n से या तो कम हो या बराबर हो
तो सिस्टम के अनंत हल हो सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। निम्न समघात समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें समीकरण दे रखे हैं x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। राइट साइड तीनों समीकरणों के शून्य है, इसलिए ये समघात रेखिक समीकरण है। सबसे पहले इन समीकरणों को हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। तो समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास है पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 माइनस 1 1। यहाँ हम सभी x1 का गुणांक 1, x2 का गुणांक -1 और x3 का गुणांक 1। तो इस तरह ये पहली जो रो हुई वो हुई 1 माइनस 1 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए 1 2 -1 और थर्ड इक्वेशन के लिए 2 1 3। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अननोन्स हैं x1 x2 x3, तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। और राइट साइड 0 0 है, तो तीसरा ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो ये हमने Ax इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेशन में इसको लिख दिया। यहाँ पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम सिम्बॉलिकली A कहेंगे, एंड दैट इज़ 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 0। अब इस मैट्रिक्स के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे ताकि अधिक से अधिक जीरोज़, जो ये एलिमेंट्स हैं इनको जीरोज़ में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2R1। यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो शून्य होगा, इसलिए R2 माइनस R1 एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। यहाँ जीरो लाने के लिए R1 को 2 से गुणा करके घटाना होगा, इसलिए सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया R3 माइनस 2R1। और जब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 माइनस 1 1। सेकेंड के लिए R2 माइनस R1 था, तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटाते हुए 0, यहाँ 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, -1 -2। इसके लिए R3 में से R1 को 2 गुना करके घटाना है, तो फर्स्ट टर्म इज़ 0, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 और 3 -2 दैट इज़ 1। एक बार फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं R3 माइनस R2। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 माइनस 1 1, सेकेंड भी एज इट इज़ 0 3 -2। हम यूज़ कर रहे हैं R3 माइनस R2, तो हमारे पास है 0 0 3। अब अगर हम इसको और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो और ज़ीरो नहीं आ पाएंगे, और अगर ज़ीरो दूसरे आएंगे तो पहले वाले ज़ीरो वापस नॉन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कुल मिला के हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन यहीं तक रहेगा। और इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम देखते हैं कि यदि हम रैंक निकालें तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 आएगी। अब यहाँ रैंक निकालने का सीधा सा तरीका है कि जो भी मैट्रिक्स हमारी बचती है, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं तो उस केस में हम उसका डिटर्मिनेंट बनाते हुए वैल्यू निकालेंगे, और अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो जिस ऑर्डर का वो डिटर्मिनेंट है उतनी ही उसकी रैंक होती है। तो यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट मानते हुए एक्सपांड करें तो उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 होगी। तो रैंक ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 दैट इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सॉल्व x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0। एक बार फिर समघात रेखिक समीकरण है और इनको हम मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह लिखेंगे। कोफिशिएंट्स 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 14, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। एक्स वाई जेड ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड हो गया, और ये हो गया नल मैट्रिक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सिम्बॉलिकली इसको लिख देते हैं Ax इक्वल टू 0। अब यहाँ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A, इसमें हमें सेकेंड और थर्ड टर्म को 0 0 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1। तो सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1 जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा कन्वर्ट इसमें 1 3 माइनस 2
0 माइनस 7 8, 0 माइनस 14 16। चेक कर लीजिए, R2 में से -2R1 करना है, तो ये टर्म हो गई 0। यहाँ -1 माइनस 6 दैट इज़ -7, 4 + 4 दैट इज़ 8, और यहाँ R3 में से R1 को घटाना है, तो 1 - 1 0, -11 - 3 दैट इज़ -14, और 14 + 2 दैट इज़ 16। अब ये जो मैट्रिक्स बचा, इसको हम एक बार फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, और अब कर रहे हैं R3 - 2R2। तो जब R3 में से R2 को दुगना करके घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1 3 - 2, 0 - 7 8, 0 0 0। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो है, यानी ए की जाति 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम अब जो ये मैट्रिक्स बचा इसका डिटर्मिनेंट बनाए तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए है वो 3 नहीं होगी और 3 से कम होगी, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए है 2, जो कि n से कम है। अब जो इक्वेशन 2 थी, इसको हम वापस रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस तरह लिख सकते हैं, 1 3 - 2, 0 - 7 8, 0 0 0। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन बचा, और वेरिएबल्स और नल मैट्रिक्स एज इट इज़। इसको वापस इक्वेशंस फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारे पास है x + 3y - 2z = 0, -7y + 8z = 0। अब यहाँ 2 समीकरण है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो मान लेते हैं z = c, किसी एक को हम अननोन मान लेते हैं, तो मान लेते हैं z = c, जहाँ c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और इस केस में जब z का मान c रखेंगे तो y का मान आएगा 8/7c, और z और y का मान जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो x का मान आएगा -10/7c, और z = c है ही, और चूंकि c आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब z या c की जगह हम कोई भी मान रखेंगे तो x और y के मान भी वेरी करेंगे, और इस तरह हम इस सिस्टम के अनंत सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें ये समघात रेखिक समीकरण दी हुई है और हमें ये पूछा गया है कि k के किस मान के लिए इस निकाय का नॉन ट्रिवियल यानी सार्थक हल प्राप्त होगा। तो एक बार फिर इसको मैट्रिक्स नोटेशन में देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 3 4 1 1 1 4 6 k। ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा। इसमें हम रोज़ को अगर इंटरचेंज करें तो हमारे पास है 1 1 1, R2 और R1 को इंटरचेंज किया है तो 1 1 1 2 3 4 4 6 k। अब यहाँ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, R2 - 2R1 एंड R3 - 4R1। तो R1 एज इट इज़ यानी 1 1 1, R2 - 2R1 में 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 2 गया 2। ये सेकेंड रो हो गई। R3 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 करना है तो 4 - 4 0, 6 - 4 2, एंड k - 4 दैट इज़ k - 4। तो ये हमें इस रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स जो मिला वो है। एक बार फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और अब हम कर रहे हैं R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 घटा के। तो हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 1 1, सेकेंड रो भी एज इट इज़, थर्ड रो में से सेकेंड रो को घटाना है 2 गुना करते हुए, तो 0 में से 0 तो 0, यहाँ से 2 - 2 दैट इज़ 0, और k - 4 दैट मीन्स k - 8। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त करना है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि जो रैंक है ए की वो 3 नहीं होनी चाहिए। तो 3 नहीं होने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेशन की फॉर्म में लें, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लें, तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में इसकी रैंक 3 नहीं होगी। तो 0 लाने के लिए यानी
इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से हमें कम चाहिए, 3 नहीं चाहिए, हमें 3 से कम चाहिए। 3 से कम का सीधा सा मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 0 होने के लिए अगर एक रो या एक कॉलम पूरा शून्य हो जाए तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम k-8 को शून्य कर दें तो ये रो 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बना के वैल्यू फाइंड आउट करें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी और उस केस में इसकी रैंक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 3 मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन k-8 इक्वल टू 0। मतलब कि हमें रैंक ऑफ ए की जाति 3 नहीं चाहिए, मतलब 3 से कम यानी 2 चाहिए। और 2 तभी पॉसिबल है जब एक रो शून्य हो, और एक रो शून्य होने के लिए हमारे पास k-8 की वैल्यू शून्य होनी चाहिए। और जब k-8 की वैल्यू शून्य होगी तो हमें k का मान मिलेगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि k इज़ इक्वल टू 8 के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। मीन्स फॉर k इज़ इक्वल टू 8 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। थैंक यू।